बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर में हमने ये डिस्कस किया था कि ये इसका फीडबैक सर्किट है, और फीडबैक सर्किट जो है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है लो पास और हाई पास फिल्टर का। तो जाहिर है इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसकी आउटपुट जो बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी कि पहले जो है जो लो पास फिल्टर है वो क्या करेगा कि लो फ्रिक्वेंसी को तो पास कर देगा, हाई को अटेन्यूएट करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ यूँ आएगा। और इसी तरह हाई पास फिल्टर क्या करेगा, लो को अटेन्यूएट कर देगा और हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो क्या होगा, ये एक बैंड पास फिल्टर बनता है। और इसमें क्या बनेगा कि ये देखिए, ये इस तरह का इसकी आउटपुट जो हमारे पास आएगी कि लो फ्रिक्वेंसी भी अटेन्यूएट हो रही है और हाई फ्रिक्वेंसी भी अटेन्यूएट हो रही है, और मैक्सिमम जो इसकी आउटपुट हमें मिल रहा है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर है। और उसके ऊपर जिस तरह ये देखें कि R1 को R2 के बराबर पुट कर दें और C1 जो है वो C2 के बराबर हो जाए, तो उस सिचुएशन में इसकी जो इनपुट है, आउटपुट जो है वो इनपुट का 1/3 रह जाएगी, यानी कि इसकी गेन जो है वो 1/3 के बराबर हो जाएगी। अब इसकी गेन बेसिकली है अटेन्युएशन, या दूसरे लफ्ज़ में ये कह रहे हैं कि ये b के बराबर है, तो इसकी अटेन्युएशन या b वो 1/3 के बराबर होगा। और इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है R और C के ऊपर। ये जो हमने कैपेसिटर और रेजिस्टर इस्तेमाल किए हैं उनकी वैल्यू से हम FR यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब रही बात कि ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो है वो उसको ऑपरेट किस तरह करवाया जा सकता है, तो जिस तरह कि हम जानते हैं कि ऑसिलेटर जो है उसमें दो मेजर पार्ट होते हैं। तो इसमें ये देखें, ये तो इसका फीडबैक सर्किट हुआ, ये इसका फीडबैक सर्किट हुआ, और ये इसका एम्पलीफायर हुआ। तो ये देखें, ये हम इस एक्चुअली ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है उस तरह यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनपुट जो हम दे रहे हैं यानी कि आउटपुट से जो फीडबैक आ रहा है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर आ रहा है। तो ये हमारा सर्किट जो है एम्पलीफायर का अगर देखें तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो गेन है AB वो किसके बराबर होती, 1 + RF ओवर RI। तो यहाँ RF जो है R3 के बराबर है और RI जो है वो R4 के इक्वल है। लेकिन हमें ये पता है कि इसका जो क्लोज लूप गेन है, यानी कि ये देखें ये क्लोज लूप बनता है, तो क्लोज लूप गेन जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, ACL जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। मीन एम्पलीफायर और अटेन्यूएटर का जो नेट रिजल्ट है वो इसकी नेट गेन जो है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि AB यानी कि AB जो है ये जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसकी गेन है, और B क्या होगा, ये जो अटेन्यूएटर है इसका अटेन्यूएशन है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि ACL जो 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि AB × 1/3 इज इक्वल टू 1, या AB को 3 के बराबर होना चाहिए। अब आपको पता है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है उसकी AB जो होती है वो 1 + R3 ओवर R4 के बराबर, यानी कि R3 ओवर R4। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 1 + R3 ओवर R4 जो 3 के बराबर होना चाहिए, या ये R3 और R4 किसके बराबर होगा, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि R3 की वैल्यू जो है वो 2R4 के बराबर होना चाहिए, तो तब इसकी जो क्लोज लूप गेन है वो 1 के बराबर होगी। ये देखिए इसकी अटेन्युएशन जो है 1/3 है, तो इसकी जो गेन है वो 3 के बराबर होना चाहिए, तब इसका क्लोज लूप गेन जो है वो 1 के बराबर होगा। और जाहिर है इसमें हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जो फेज जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसका जो इनपुट ये आ रही है, आउटपुट इसकी ये आ रही है, इसकी इनपुट ये आ रही है और आउटपुट जो है इसको दे रहा है वापस। तो
अब ये देखिए, ये जो सर्किट है इसको इस तरह रीड्रा किया जा सकता है। तो ये हिस्सा अगर इसके ऊपर गौर करें तो ये एक ब्रिज बनता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं वेन ब्रिज का। वेन ब्रिज का ये देखें, ये R3 आ गई, ये पोटेंशियल डिवाइडर, ये पोटेंशियल डिवाइडर बन गया, ये पोटेंशियल डिवाइडर बन गया। और ये जो है यहाँ से इधर ये यहाँ R1 आ गया, ये C2 आ गया, और यहाँ जो है ये टर्मिनल जो है आपका नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है उसके साथ अटैच है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। और साथ ही ये देखें, ये दोनों जो हमारे R2 और C1 है ये ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड है। तो ये चूंकि एक ब्रिज बनता है, इसको नाम देते हैं वेन ब्रिज का, इसलिए इसको वेन ब्रिज ऑसिलेटर हम कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि इसकी सर्किट की जो क्लोज लूप गेन है वो स्टार्टअप के लिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए इनिशियली, ताकि इसका जो आउटपुट है उसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो सफिशिएंटली लार्ज हो जाए। जितनी हमें रिक्वायर्ड है आउटपुट, उतनी आउटपुट हमें मिलना शुरू हो जाए, तो तब इसका जो क्लोज लूप गेन है 1 के बराबर होना चाहिए। और क्लोज लूप गेन के लिए ये देखें, हमने इसकी जो गेन पड़ी थी 1 प्लस R3 और R4 के बराबर थी, यानी कि इन दो रजिस्टर के ऊपर इसकी गेन जो है वो डिपेंड करती है, यानी कि AV इसकी गेन। तो ये गेन बढ़ेगी तो क्लोज लूप गेन भी बढ़ जाएगी। अब ये इसकी गेन जो है वो किस तरह बढ़ाई जा सकती है, ये देखें, ये जो रजिस्टर्स हैं इसमें चलो या तो ये रजिस्टर जो है इंक्रीज कर दी जाए या ये रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर दी जाए। तो अगर ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी तो AV की वैल्यू, यानी कि हमारा जो एम्पलीफायर है उसकी वोल्टेज गेन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, अगर R4 की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाए। तो ये सिचुएशन जो है, ये कंडीशन जो है हमने किस तरह हासिल करनी है, यानी कि मुख्तलिफ तरीके इसके हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ एक JFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये देखिए, ये जो हमारे R3 और R4 हैं उनको हमने रिप्लेस कर दिया है। ये R3 जो है ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इसकी हम खुद एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और R4 जो है वो हमारे पास ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक यानी कि ये रेजिस्टर हुआ R4, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारा FET है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इसके साथ इंक्लूड हो रही है। ये देखिए यहाँ पे मीन ये सारे का सारा हिस्सा जो है, ये वाला इतना हिस्सा जो है, इसकी टोटल जो इम्पीडेंस होगी वो R4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ आ रही है। R4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगी हमारे पास, ये रेजिस्टेंस आ रही है इसकी FET की और R4 की। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए, जब इसका स्विच ऑन करते हैं तो इनिशियली क्या होगा, ये हम आउटपुट पे ये डायोड लगा देते हैं, ऑर्डिनरी डायोड। और ये डायोड जो है हम इस तरह अटैच किया है आउटपुट के साथ कि इसका जब पॉजिटिव हाफ आता है तो उस वक्त ये रिवर्स बायस होता है, तो ये हमारा सर्किट जो है वो ऑफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसका ये नेगेटिव हाफ आएगा तो ये हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा, ये देखिए फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि ये ऊपर वाली प्लेट इसकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और ये जो हमारा FET है ये बेसिकली N चैनल FET है, यानी कि इसका जो गेट है वो है P टाइप। तो P टाइप गेट जो है, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि ये VG जो है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो जाहिर है इसकी जो इम्पीडेंस है वो भी तकरीबन ना होने के बराबर होगी, यानी कि ये सैचुरेशन कंडीशन में इसको हमने बायस किया हुआ है। लेकिन जब ये इसका गेट जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली इसकी रेजिस्टेंस जो है, यानी कि ये पूरा जो R4 और FET की जो इम्पीडेंस कह लें वो कंपैरेटिवली कम होगी। कंपैरेटिवली कम होगी तो R4 की वैल्यू कम होगी तो AV की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब AV की वैल्यू जो है, अगर इस तरह इसकी एडजस्टमेंट की जाए कि AV की वैल्यू जो है 3 से बढ़ जाए,
यानी कि जब ये इसकी इम्पीडेंस जो है 0 के बराबर हो तो ये हमारा जो सर्किट बनता है, यानी कि ये जो एम्पलीफायर बनता है, इसकी गेन जो है वो 3 से ज़्यादा हो, यानी कि ए बी की वैल्यू जो है इनिशियली वो ग्रेटर देन 3 हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस वक्त ACL जो है वो भी ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि ACL जो है क्लोज लूप गेन जो है बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कि ACL जो है AB और B के प्रोडक्ट के बराबर है। जब ये 3 होगा और ये ये 1/3 है और ये है ग्रेटर देन 1/3, तो डेफिनेटली इसकी ACL जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो उस वक्त इनिशियली ACL जो है क्लोज लूप गेन जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। जब ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमें सिग्नल मिलेंगे उसका एम्पलीट्यूड यह बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये कैपेसिटर जो है वैसे वैसे नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो गेट के ऊपर, FET के गेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। गेट के ऊपर जब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू, तो डेफिनेटली इसका चैनल जो है वो नैरो होना शुरू हो जाएगा। चैनल नैरो होना शुरू हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब R4 में इसकी इम्पीडेंस जो है, ये FET की जो है इम्पीडेंस वो अपना एडअप होना शुरू हो जाएगी। तो R4 जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब R4 बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि AB की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। अब AB की वैल्यू कितना कम होगी, ये देखिए जैसे जैसे ये सिग्नल बढ़ता जा रहा है इसकी वैल्यू जो है, ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है, ये जो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया उसकी ऊपर वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर है, और वो पोटेंशियल जो है ये देखिए ये रेजिस्टर जो है इसकी वैल्यू वेरी हाई है, और ये गेट पे ये पोटेंशियल जो है यहाँ ये स्टेबल करने के लिए तो ये रेजिस्टर लगाई हुई है, तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ये कैपेसिटर। तो जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा ये ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, ये ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि R4 की वैल्यू जो है, ये जो R4 है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो AB की वैल्यू कम होती जाएगी। जब AB की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, AB की वैल्यू जो है अब देखिए पहले AB की वैल्यू ग्रेटर देन 3 थी, अब AB की वैल्यू जो है जब इक्वल टू 1 हो जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा, AB की वैल्यू जो है 3 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि पहले क्या थी, AB की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3 थी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू है इसमें एडजस्ट की हुई थी कि AB की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इसकी वैल्यू जो है इम्पीडेंस की बढ़ना शुरू हो गई तो डेफिनेटली जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि AB की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब AB की वैल्यू कम होते होते ये किसके बराबर हो जाएगी, जब 3 के बराबर हो जाएगी तो इसकी क्लोज लूप गेन जो है वो 1 आ जाएगा। तो जब क्लोज लूप गेन 1 आ जाएगा तो अब मजीद कैपेसिटर जो है वो नेगेटिवली चार्ज नहीं हो सकेगा। मजीद जब ये कैपेसिटर नेगेटिवली चार्ज नहीं हो सकेगा तो इसका मतलब इसकी इम्पीडेंस अब मजीद इंक्रीज नहीं हो सकती। जब इसकी इम्पीडेंस इंक्रीज नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि हमें जो आउटपुट मिलेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह इस सर्किट से हम जो आउटपुट ले सकते हैं वो यानी कि स्मूथ आउटपुट जो है हमारे पास आएगी, यानी कि स्मूथ का मतलब ये हुआ कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये बेसिकली हमारा है वेन ब्रिज ऑसिलेटर, और इसमें ये देखें इनपुट पे इनकी फीडबैक सर्किट पे हमने R और C इस्तेमाल किए हैं, तो इसके लिए इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर एम्पलीफायर है इसमें RC फीडबैक हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये RC फीडबैक ऑसिलेटर के कैटेगरी में हमारा ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो है आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।